टुडेज टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशंस. ठीक है, ये जो दोनों टॉपिक्स है दे आर अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक, आई मीन सेम चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में देखेंगे, देन विल गो टू द सेकेंड टॉपिक. ठीक है, तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या. ठीक है, तो देखो ये क्या है कि इट्स मतलब कि दोनों जो टॉपिक्स है ना यहाँ से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं. ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है, कम से कम एक न्यूमेरिकल आप मतलब कि मान सकते हो कि यहाँ से आएगा. ठीक है, फॉर 4 मार्क्स. ओके, तो आज देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, देन हम लोग सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, तो आगे तो मैं डिफाइन करूंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, देन फर्दर इसके बारे में और अच्छे से डिटेलिंग में हम लोग जाएंगे. ठीक है, तो आ जाओ. लिमिटिंग रिएजेंट को मैं सिंपली एलआर से रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है, इसको मैं सिंपली शॉर्ट फॉर्म में एलआर लिखूंगा. ठीक है, तो समझ ये लेना कि लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो इट्स ए रिएजेंट, इट्स ए रिएजेंट. ठीक है, इट्स ए रिएजेंट, या सिंपली मैं इसको रिएक्टेंट भी बोल सकता हूँ. ठीक है, इट्स ए रिएजेंट और रिएक्टेंट which get fully consume in any chemical reaction, ठीक है, तो किसी भी एक रिएक्शन में, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल में ले रहा हूं यहाँ पे, टेक एन एग्जांपल कि मान लो कि यहाँ पे A प्लस बी, ठीक है, दो रिएक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ए और बी क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं. या मान लो कि यहाँ पे सी बन रहा है. ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस ए एंड बी आर व्हाट, रिएक्टेंट. ठीक है, यहाँ पे जो सी बना है दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट. ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे. डेफिनेशन देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट इज ए रिएजेंट और रिएक्टेंट विच गेट फुली कंज्यूम इन एनी केमिकल रिएक्शन. मान लो यहाँ पे जो ए और बी है इसमें जो फुली कंज्यूम हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये है ना कि हम लोग रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है. तो लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑलवेज आई मीन डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के टर्म्स में ही हमेशा हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन करेंगे. ठीक है, मान लो कि ए और बी को तुमने रिएक्शन कराया और सी बन गया, प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को रिएक्ट कराया, प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे ए और बी में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास कम से कम एक डेटा होना चाहिए, कम से कम एक डेटा होना चाहिए. एंड दैट डेटा इज एक्चुअली व्हाट, यू नो, एटलीस्ट गिवन मास होना चाहिए. ठीक है, गिवन मास होना चाहिए. अगर गिवन मास अगर हमें दे दिया जाए तो इसके मॉलिक्यूलर मास के हेल्प लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है ना, तो आ जाओ एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को और अच्छे से. कि मान लो कि आई एम टेकिंग द बेसिक एग्जाम्पल. ओके, बेसिक एक रिएक्शन में लिखूंगा, उससे हम लोग समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या क्या सेंस है और इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं. ठीक है, चलो अब देखो, जैसे कि मान लो एक सिंपल सा एक रिएक्शन में ले रहा हूँ, H2 जो कि एक गैस है. ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं O2 के साथ जो कि ये गैस ही है. अब मान लो दोनों का रिएक्शन अगर मैं कराऊं तो व्हाट आई विल बी गेटिंग वाटर. ठीक है, जो कि मान लो लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, कुछ इस तरीके से एक सिंपल सा रिएक्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग यू वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन, पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना होगा हमें. तो बैलेंसिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, आई मीन यहाँ पे दो ऑक्सीजन है इसे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है. तो इसको बैलेंस करने के लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ. ठीक है, तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया है. अब देखो मुझे करना क्या है, अगर मान लो कि यहां पे बोला ये जाए कि 2 ग्राम ऑफ H2 दिया गया है और इसका 8 ग्राम दिया हुआ है. ठीक है, और हमें ये फाइंड करना है कि कितना ग्राम ऑफ वाटर यहां पे बनेगा. ठीक है, तो यहां पे मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, जो भी मैंने बोला है उसको मैं लिख देता हूं यहां पे. ठीक है, कि इन द बिलो रिएक्शन फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को मैं सिंपली एलआर लिख रहा हूं. एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मच ऑफ
वाटर इज फॉर्म्ड, वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। देखो इस पार्टिकुलर रिएक्शन में हमें करना क्या है कि यहाँ पे ये तो रिएक्टेंट है, ये तो प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि 2 ग्राम तो हाइड्रोजन का दिया हुआ है और 8 ग्राम ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन में क्या हुआ कि रिएक्शन हुआ है, दोनों रिएक्टेंट में रिएक्शन हुआ है और एंड आई एम गेटिंग ए 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें हमें ये बताना है कि दोनों रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, और हमें ये भी बताना है कि यहाँ पे वाटर कितना बन रहा है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, अप्रोच क्या होगा, तो ध्यान देना। इसको करने का सिंपल सा तरीका है, पहले तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि गिवन मास कितना है, ठीक है। तो गिवन मास हाइड्रोजन का क्या है, H2, ओके। गिवन मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा W से, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, इट्स गिवन 2 ग्राम, ठीक है। उसी तरीके से हमें मोलर मास पता है हाइड्रोजन का कितना होता है, दैट इज 2 ग्राम, क्योंकि देखो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, माने कि मोलिकुलर फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल हो जाएगा। उसी तरीके से इन द सेम वे यू कैन फाइंड आई मीन गिवन मास फॉर ऑक्सीजन इज हाउ मच, ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है तुम्हारा 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो मोलर मास है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज दिया नहीं है, मोलर मास तो हमें पता है, ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो देयर आर 2 ऑक्सीजन, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो हमें पता है कि एक ऑक्सीजन का जो मास होता है दैट इज 16, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा बताओ, 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो मोलर या मॉलिक्यूलर जो मास होता है ना, उसकी जो यूनिट होती है दैट इज पर मोल, ठीक है। तो ये तो गिवन हो गया, ठीक है, गिवन मास हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, गिवन मास हो गया, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट नाउ, ठीक है। तो अब हमारा पहला काम तो ये होगा कि हम लोग ये फाइंड कर लें कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अगर हमने फाइंड ये कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट, मान लो हमने फाइंड ये किया कि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट फॉर एग्जांपल, तो ही जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा। एक चीज हमेशा एक चीज और याद रखना है हमें, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। आगे ना बात समझ में। तो पहला हमारा जो स्टेप है दैट इज टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फाइंड, पहले तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो बिटवीन number of moles and stoichiometric coefficient ठीक है ना। तो पहले दिन में क्या करना है कि रेशियो निकालना है, किसके बीच बताओ, नंबर ऑफ मोल्स और स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो पता ही हो गया कि इस केस में इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, बताओ। इस केस में इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज कितना, हाफ, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक मॉलिक्यूल या एटम का जो कोएफिशिएंट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे करना क्या है, अगर मैं इसके लिए निकालूं, हाइड्रोजन के लिए निकालूं, तो इस केस में मैं क्या रेशियो निकालूंगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय SC, SC का मतलब क्या हुआ, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, SC मींस स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। देखो इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है, दैट इज 2 ग्राम, ठीक है। इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम, ठीक है ना। इसकी SC कितनी है, इसकी SC, व्हाट इज द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन, दैट इज 1। तो क्या करूंगा मैं 1, तो अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी व्हाट, 1 मोल, ठीक है। इस तरीके से कर लिया। अगर तुम चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स अलग से भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहीं पे तुम निकालो ना नंबर ऑफ मोल्स, जैसे कि मान लो यहाँ पे NH2 क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना दिया हुआ 2, ठीक है, और मोलर मास कितना दिया हुआ है 2, तो कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 1 मोल आएगा। इस 1 मोल को क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ठीक है। इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो ना तुम, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है। इस केस में इसकी जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो इसके बीच जो रेशियो आएगी दैट विल बी 1। उसी तरीके से सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हो। तो ऑक्सीजन के लिए निकालने के लिए तुम क्या करोगे, सेम काम। आगे इस केस में इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो इस केस में अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का निकालूं तो इट विल बी गिवन मास कितना है बताओ, 8 ग्राम, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 32, ठीक है ना। तो इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, दिस विल बिकम 1/4, ठीक है ना, 1/4 आ जाएगा। आ रही बात समझ में, दिस विल बी नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसके बीच रेशियो अगर मैं निकालूं तो दैट विल बी NO2 डिवाइडेड बाय SC। अब देखो इस केस में जो इसकी जो कोएफिशिएंट है, जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज हाफ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 1/2, ठीक है।
अब यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ मोल्स कितना आया बताओ, 1/4, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम 1/4 इंटू 2/1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, 2/4, तो इसको कैंसिल अगर करोगे तो इट विल बिकम 1/2, 1/2 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा तुम बताओ, 0.5 मोल मिलेगा। ठीक है, दोनों केस में तुमने करा क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल लिया दोनों केस में, जिसकी वैल्यू कम आएगी वही लिमिटिंग रीजन की तरह काम करेगा, बस सिंपल। ठीक है, तो देखो इस केस में तो तुम्हें मिल रहा है 1 मोल, लेकिन इस केस में कितना मिल रहा है, 0.5 मोल। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि दोनों को कंपेयर करना है, दोनों की वैल्यू या दोनों की जो रेशियो है ना उसको क्या करना है, कंपेयर करना है, और जिसकी वैल्यू कम आएगी वही क्या होगा, तुम्हारा लिमिटिंग रीजन होगा। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो इस केस में तो 1 मोल आया है, लेकिन इस केस में क्या आया है रेशियो बताओ, 0.5 मोल आया है, तो मैं ये बोल ये सकता हूँ कि इन दिस केस लिमिटिंग रीजन LR जो है वो क्या होगा तुम्हारा, ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इसमें तो हमें पता ये लग गया कि देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग रीजन की तरह काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो सेकेंड पार्ट ये है कि हमें ये निकालना है कि कितना ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बताया था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज को मैं यहाँ पे एक बार नोट करा देता हूं ताकि ये स्टेटमेंट तुम्हें याद रहे। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है कि हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बाय SC, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स to SC will decide that which reactant or reagent is acting as what, limiting reagent। ठीक है, तो हमें हमेशा ये काम करना है कि दोनों की रेशियो निकाल लेनी है। किसकी बीच रेशियो निकालना है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो लिमिटिंग रीजन की तरह काम करेगा। ठीक है, द लोअर वैल्यू, ठीक है, इसको यहां पे मैं लिख देता हूं सेकंड पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके, एंड आई एम राइटिंग द सेकंड पॉइंट हियर, ओके, द लोअर वैल्यू will act as limiting reagent। तो आई थिंक इसका सेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिंपली क्या करना है कि कैलकुलेशंस कर लेना है, नंबर ऑफ मोल्स बाय SC का रेशियो निकाल लेना है दोनों केसेस में, जो भी रिएक्टेंट गिवन है जिसकी वैल्यू कम आएगी वो क्या होगा, लिमिटिंग रीजन की तरह काम करेगा। ठीक है, इस केस में क्या था, लिमिटिंग रीजन क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, हम ये फाइंड करते हैं कि कितने ग्राम ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां पे एक स्टेटमेंट और मैं लिखवा देता हूं कि द लिमिटिंग reagent, okay, will decide the formation of प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखना है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितने बनने वाला है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें तो ये पता चल गया है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये लिमिटिंग रीजन की तरह काम कर रहा है, तो मतलब यही डिसाइड करेगा कि ये वाटर कितना बनने वाला है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों की जो रेशियो है ना उसको बराबर कर देंगे और हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाई SC जो है इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाई SC, दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि इसकी जो रेशियो है ना यही तो डिसाइड करने वाला है ना कि यहाँ पे वाटर कितना बन रहा है, तो दोनों की जो रेशियो है ना उसको इक्वल कर दो। तो देखो इसकी जो वैल्यू तो हमारे पास है, कितना है बताओ, यहाँ पे कितना निकाला था मैंने, दैट वाज 0.5। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कर लो तुम, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास तो मुझे निकालना है वाटर का,
अब मोलर मास वाटर का कितना होता है बताओ, 18 होता है। इसका जो एस है दैट इज 1, तो इंटू क्या हो जाएगा 1, इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो तो यू विल बी गेटिंग द आंसर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, दैट मीन्स गिवन मास ऑफ वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू नो 9 ग्राम ऑफ वाटर, या क्या लिख सकता हूं मैं H2। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार मैं बता दूं कि चीजों को किस तरीके से करना है। कि सिंपली हमारा पहला काम ये होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लें। कोई भी अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो वहां पे हमेशा गिवन मास दिया रहेगा, तो गिवन मास का हेल्प लेके हमें क्या करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लेना है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स बाय एससी को कर लेना है, उसके बीच की जो रेशियो वो ले लेना है। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। तो उसकी जो रेशियो है ना उसको क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो जैसे इक्वल कर दोगे देन सिंपल सा एक कैलकुलेशन तुम करोगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सिंपली करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मैं सिर्फ लॉजिक बताऊंगा, बाकी कैलकुलेशंस इज वेरी सिंपल। तो बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ पे हमें करना है, बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, तो चीजें आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा रिएक्शन दूं कि एक गैस है नाइट्रोजन। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2 के साथ, जो कि ये गैस ही है। ठीक है, अब दोनों का जैसे रिएक्शन कराया तो मुझे मिला क्या NH3। ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा तुम्हें, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 3 टाइम्स कर दे रहा हूँ, इसको 2 टाइम्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो रिएक्शन इज बैलेंस्ड, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल दिया जाए कि यहाँ पे 2 ग्राम, यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया जा रहा है। ठीक है, अब पूछा ये जाए तुमसे कि बताओ कि NH3 का कितना अमाउंट बनेगा। ठीक है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, ऑल्सो फाइंड what amount of NH3 is formed। ठीक है, तो तरीका सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं करना है हमें। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करना है। तो पहला हमारा अप्रोच ये रहेगा कि मैं फाइंड ये कर लूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, N2 है या H2 है। उसके बाद जैसे लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो मैं इसकी जो रेशियो होगा उसको मैं इक्वल कर दूंगा इसके रेशियो से। ठीक है, तो अब देखो क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इसका कैसे निकालेंगे, देखो गिवन मास कितना दिया हुआ है N2 का, तो गिवन मास ऑफ N2 इज 2 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास कितना होता है बताओ N2 का, 2 N है तो एक N का क्या होता है 14, तो 2 का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। दिस विल बी 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली तुम किसके लिए निकाल सकते हो, हाइड्रोजन के लिए निकाल सकते हो। तो गिवन मास हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है बताओ, दैट इज 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम दिया हुआ है। अब मोलर मास हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, दैट विल बी, हमें पता है दैट इज 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो तुम पहले तो क्या करोगे, आगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो इसका तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे इस केस में, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो क्या होगा, गिवन मास कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 28। ठीक है, तो दिस विल बी 1/14, तो 1/14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में अगर इसका तुम निकालो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना आएगा तुम्हारा बताओ, 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो दिस विल बिकम 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 है, इस केस में नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/14 है। ठीक है ना, ओके। तो सेकेंड टॉपिक हमारा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 या 7 टर्म्स हैं। ठीक है ना, उसके अगर फॉर्मूला अगर तुम्हें अच्छे से याद है तो उसका यूज़ करके तुम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं आगे तो टर्म्स के बारे में बता देता हूँ कि कितने टर्म्स हैं। तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। ठीक है, ठीक है, सेकेंड टर्म इज मोलारिटी।
ठीक है। सी जो टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन, जो डी है हमारा दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसको हम लोग पीपीएम भी बोलते हैं, ठीक है, पीपीएम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4 है ना, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो करना ही है तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 2 और है टर्म्स दैट इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दैट इज मास परसेंटेज, एक तो है हमारा मास परसेंटेज एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं कि मोलारिटी है क्या, मोलारिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, पार्ट्स पर मिलियन क्या है, मास परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो कई बार ये देखा गया ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोलारिटी से, मोलालिटी से या मोल फ्रैक्शन से, इवन पीपीएम से भी, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले तो मैं तुम सबको फॉर्मूला बताऊंगा कि क्या है फॉर्मूलेज, उसके बाद देन बाकी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मोलारिटी है ना, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब जैसे कि पता ही होगा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक बार और मैं इस चीज़ को बता दूं कि सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाइनरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉम्पोनेंट होंगे, क्या होंगे, सिर्फ 2 कॉम्पोनेंट होंगे, एक तो सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सॉल्यूट मतलब कि जो अमाउंट लेस है, जो लेसर अमाउंट होता है, जो लेस अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, ठीक है। और जो अमाउंट ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। इसका अगर मैं सिंपल से एक एग्जांपल बताऊं, तो जैसे कि मान लो कि तुम शुगर का एक सॉल्यूशन बना रहे हो, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, तो तुम क्या करोगे, यू विल टेक व्हाट, यू नो, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर लोगे तुम। 1 ग्लास ऑफ वाटर में तुम क्या करोगे बताओ, यू विल ऐड 1 स्पून ऑफ शुगर। मान लो कि 1 स्पून ऑफ शुगर से ही सॉल्यूशन बनाना है, तो तुम क्या करोगे, 1 ग्लास ऑफ वाटर और 1 स्पून ऑफ शुगर लिया तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर है इसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू एक्ट एज सॉल्वेंट, इसका अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो शुगर है इसकी अमाउंट कम है, तो इस सॉल्यूट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मोलारिटी निकालना है तो हमें करना क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड अगर कर दोगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मोलारिटी मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसको फर्दर थोड़ा सा और इलाबोरेट अगर मैं करूं तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कि गिवन मास। अब देखो यहाँ पे हमें पता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाता है, इसको कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो देखो गिवन मास को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को मैं W सॉल्यूट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उसी तरीके से मोलर मास कैसे लिखेंगे हम लोग, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इस तरीके से, ठीक है। तो दिस विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अब मान लो कि इस चीज को अगर मैं यहाँ पे पुट अप कर दूं तो फिर मुझे मोलारिटी क्या मिलेगा, मोलारिटी को मैं कैपिटल M से डिनोट करूंगा, दैट मींस दिस फार्मूला विल बिकम नाउ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड में क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन होगा, ये क्वेश्चन में क्या होगा, सॉल्यूट का मास दे देगा, मोलर मास भी गिवन रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। लीटर में अगर नहीं दिया है, मान लो कि मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो लीटर में कन्वर्ट कर लेना है हमें, ठीक है ना। इस फॉर्मूला का अगर यूज करोगे तो यू कैन सिंपली फाइंड
मोलारिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इट लुक्स वेरी सिंपल लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मोलारिटी। तो अब सेकेंड टर्म्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज मोलालिटी, ठीक है। तो देखो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। मोलारिटी और मोलालिटी दे आर डिफरेंट टर्म्स, ओके, नॉट द सेम टर्म। तो देखो यहाँ पे मैं सेकेंड के बारे में बात करता हूँ, दैट इज मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी देखो, मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज इन द सेम वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस क्या किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, इन केजी। देखो मोलारिटी के केस में क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम था, लेकिन यहाँ पे था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन मोलारिटी के केस में क्या करना हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो सॉल्वेंट का जो मास होगा वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, ठीक है। तो फर्दर अगर इसको मैं अगर थोड़ा सा और इलाबोरेट करूँ तो फिर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम लोग, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो देखो इसके यूनिट के बारे में बता दूं तो मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट मींस ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, केजी, ओके। या सिंपली इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा यूनिट फॉर आई मीन मोलारिटी और इसके यूनिट, ठीक है। एक बार और मैं एक चीज बता दूं कि मोलारिटी का यूनिट क्या होगा, फिर मोलारिटी का यूनिट क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। या कई बार इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना, मोल्स लीटर -1, ठीक है, इस तरीके से भी। या सिंपली इसको हम लोग कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी द यूनिट फॉर मोलारिटी एंड दिस इज द यूनिट फॉर मोलारिटी, ठीक है। तो ये यूनिट के बारे में भी हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग थर्ड टर्म है हमारा मोल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट होंगे, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशंस में सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट, एक होगा हमारा क्या, एक ही सॉल्यूट होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा, बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपली सॉल्यूट को A मान रहा हूँ, ठीक है, और सॉल्वेंट को क्या मान रहा हूँ, B, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो थर्ड हमारा जो टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है, दिस इज द थर्ड वन, मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन किस तरीके से निकालेंगे, अगर मान लो कि ये A कंपोनेंट है, ये B कंपोनेंट है, तो फिर इसका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको मैं क्या किस तरीके से लिख सकता हूँ बताओ, Na से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जो Na होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे इसी तरीके से B कंपोनेंट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को Nb लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो मोल फ्रैक्शन हमें क्या करना है कि सॉल्यूट के लिए निकालना है और सॉल्वेंट के लिए निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय x, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय यूजिंग वर्ड x। अब मान लो अगर a के लिए मुझे निकालना है तो मोल फ्रैक्शन x, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट a के लिए निकालना है मुझे, तो फिर किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, xa से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। जो xa होगा दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स Na प्लस Nb, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन A कंपोनेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को तुम डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास, दैट मींस मेरे पास दो ही कंपोनेंट है, एक ही सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है। दैट मींस मैं क्या करूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर दूंगा, तो फिर आई विल बी गेटिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। उसी तरीके से सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट B के लिए भी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो कंपोनेंट B के लिए क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा, तो XB क्या हो जाएगा, NB, सिंस वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू B, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, B डिवाइडेड बाय
टोटल मोल्स क्या हो जाएगा Na+NB, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन किसी भी दो कंपोनेंट के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल है कि नंबर, अगर ए के टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर बी के टर्म्स में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग काम, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं बता दूं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, कि किसी भी दो कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन को तुम अगर ऐड करोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से इज ऑलवेज ओके कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ जो बी होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे, तो इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं प्रूव करके बताता हूँ। तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि XA के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं NA, अगर इसको मैं LHS मान लो, ठीक है। XA प्लस XB को क्या मान लो, दिस इज LHS, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, XA की जगह पर क्या लिख सकता हूँ बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स क्या है, Na+NB, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा XA के लिए हो गया। उसी तरीके से मैं XB के लिए निकाल सकता हूँ, दैट विल बी NB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Na+NB, ठीक है। इस तरीके से अब देखो क्या है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ बताओ, दोनों को ऐड किया तुमने तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब देखो किस तरीके से 1 आएगा, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन टेक कॉमन, ओके। यहाँ पे मैं जो डिनोमिनेटर है इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे 1 बाई Na प्लस क्या हो जाएगा NB। तो देखो अब अंदर क्या बचा हमारा, Na+NB, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिमिलर टर्म है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, RHS। तो हमेशा याद रखना है कि 2 हो या 2 से ज्यादा हो, मोल फ्रैक्शन को तुम जैसे ही ऐड करोगे ना तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x है, मान लो ये तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है तुम्हारे पास, मान लो ये 2 से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो आई मीन तुम्हारे पास 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे XA प्लस XB, ठीक है, प्लस XC हो गया, ठीक है। ये कंटिन्यू हो रहा है XN तक है, मान लो वो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तुम कितने भी कंपोनेंट्स ले लो, उसके जो मोल फ्रैक्शन है उसको अगर ऐड करोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाल लिया हमने कंपोनेंट का, तो फिर व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली फाइंड द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो अगला जो कंपोनेंट है हमारा दैट इज अगला जो टर्म है दैट इज ppm, ठीक है। इसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपली इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ppm, ठीक है। तो देखो ppm निकालने का क्या तरीका है, सिंपल है। ppm जो है इसकी जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से, देखो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट, जनरली यहाँ पे जो कंपोनेंट होगी दैट विल बी सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। सिंस यहाँ पे देखो मिलियन के बारे में बात किया जाए तो मिलियन होता क्या है बताओ, इट इज एक्चुअली 10⁶, ठीक है। 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ppm निकालने के लिए तुम क्या करोगे कि जो कितने पार्ट्स हैं सॉल्यूट के डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब कि यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई इंटू क्या हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। इसको और मैं थोड़ा सा अच्छे से इलाबोरेट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या हो जाएगा, 10⁶, ठीक है। देखो यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया पीपीएम से, ठीक है।
तो सिंपली तुम्हें क्या करना होगा, पार्ट्स गिवन रहेगा सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का पार्ट्स विल बी गिवन, तो सिंपली तुम्हें क्या करना होगा, कैलकुलेशंस इफ यू डू यू बी गेटिंग आंसर्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पीपीएम। तो जो अगला हमारा बाकी जो दो टर्म्स है दे आर वेरी लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जो अगला टर्म है दैट इज मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है बताओ, दैट इज मास ऑफ solute divided by mass of solution। सिंस परसेंटेज है तो फिर मुझे क्या करना होगा, इनटू 100 करना होगा, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे मास की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100, ठीक है। These are all different terms related to concentration।